एक बार आप सभी को फिर नमस्कार। आज शशि दुबे क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड की एक और पेडागोगी सब्जेक्ट मैथमेटिकल साइंस का अगला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम पेडागोगी के एक ऐसे सब्जेक्ट जिसको 7A और 7B फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम 7A और 7B कहते हैं, मैथमेटिकल साइंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मैथमेटिकल साइंस में हमको क्या पढ़ना है। इसका सिलेबस पिछले वीडियो में और उसमें नोट्स में आपको क्लियर किया गया है। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल साइंस का गणित शिक्षण शास्त्र। जब मैथमेटिकल साइंस के सिलेबस में आप लोग देख लिया है कि सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। सिलेबस का जब हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे 2 मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन और वेस्टर्न मैथमेटिशियन के बारे में हमको स्टडी करना है। वैसे ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। वैसे आप अगर कि सिलेबस से अलग जाके देखिएगा तो भारत में जितने भी मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। दूसरे वेस्टर्न में जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। लेकिन सिलेबस को हम जब फोकस करते हैं तो यहाँ 2 मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ना है। नंबर फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन और आपका वेस्टर्न मैथमेटिशियन। 2 भाग में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे हमको इंडियन मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना है, रामानुजम के बारे में पढ़ना है। वेस्टर्न में पाइथागोरस और यूक्लिड। तो इंडियन मैथमेटिशियन में आपको पढ़ना है आर्यभट्ट और रामानुजम के बारे में। उसके बाद आपको वेस्टर्न मैथमेटिशियन में आपको पढ़ना है यूक्लिड, पाइथागोरस के बारे में। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं इंडियन मैथमेटिशियन में कि इंडियन मैथमेटिशियन में हमको किसके बारे में पढ़ना है, आर्यभट्ट के बारे में। तो आप देखेंगे कि आपका आर्यभट्ट का जन्म लगभग 476 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं 499 ईस्वी के आसपास भी मिलता है, लेकिन आप देखेंगे तो 476 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे बिहार के पटना के रहने वाले थे। और एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर आर्यभट्ट 2 थे, एक आर्यभट्ट 1 और एक आर्यभट्ट 2। आर्यभट्ट 2 वो एक साउथ के थे और ये आर्यभट्ट 1 आपका बिहार में पटना के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में तो ये पटना के रहने वाले थे और शुरू से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे थे। और इनके प्रभाव से गणित के बहुत ऐसे टॉपिक हैं इन्होंने सॉल्व किया। जैसे आप देखेंगे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे चीज़ पे इन्होंने अपना सब्जेक्ट पे फोकस किया। इन्होंने इसके बारे में बताया और एक बुक इन्होंने लिखा था आर्यभट्ट ने। उस बुक का नाम आप आर्यभट्टीय रखा गया था। और उस बुक को आप देखेंगे तो उसमें 2 पार्ट था, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में एस्ट्रोलॉजी, जैसे ज्योतिषाचार्य, उस समय ज्योतिषाचार्य के बारे में, ज्योतिष वगैरह के बारे में पार्ट 1 में लिखे थे। और ये जितने भी आपका अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, ये पार्ट 2 में था। तो उनका एक बुक का क्या नाम था, आर्यभट्ट का बुक का नाम आर्यभट्टीय। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोग का कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसको आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। और उस बुक को आप देखेंगे तो 2 भाग में उन्होंने बांटा था। नंबर फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स और सेकंड जितने भी अलजेब्रा, अर्थमेटिकल, आपका ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, स्क्वायर, ये उसमें किए थे। उसके बाद उनका एक और बहुत बड़ा उपलब्धि थी ज्योमेट्री में। और एक चीज़ डेसिमल सिस्टम का फाउंडर उन्हीं को बोला जाता है। और जो हम नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स,
तो ये भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा क्या दिया गया था। 1 से 9 जो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 9 तक जो नेचुरल नंबर है, ये आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। और आप इसमें जीरो का अभी भी खोज अननोन बताया जाता है। तो जब हम इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है। और ये पूरे नंबर को हिंदू अरबिक नंबर के नाम से, दिस इज कॉल्ड हिंदू अरबिक नंबर कहते हैं हम इसको। तो ये चीज़ आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। और इनकी एक और बहुत बड़ा उपलब्धि आप देखेंगे आर्यभट्ट के रूप में, तो इनकी एक उपलब्धि थी कि जियोमेट्री में जितने भी थ्योरम्स वगैरह हैं इनके द्वारा दिया गया था। और मेंसुरेशन के एक टॉपिक में बहुत फेमस चीज़ है पाई। पाई का वैल्यू 3.1416, आप आगे जितना भी ले जाएं, पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने का आर्यभट्ट के ही द्वारा दिया गया था कि पाई इक्वल टू 62,832 डिवाइडेड बाई 20,000। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 22/7, और 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आता है 3.1416। और आगे आप जितना डिवाइड करते जाएं तो वो आगे आपको आएगा। तो इस तरह से आर्यभट्ट के द्वारा भी पाई का मान कैलकुलेट करने, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स में इनका क्या योगदान था। अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट होंगे, स्क्वायर कैसे निकलना है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए, वो सारे कंसेप्ट आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। और उसके बाद आर्यभट्ट जैसे स्क्वायर हमको निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो जो भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, उसके वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे वर्गमूल, बड़े बड़े जो लॉन्ग डिजिट जो होते हैं उनको कैसे वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, वो अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स के जो पार्ट हैं उसको कैसे सोल्व किया जाए उन्होंने दिया था। उसके बाद एक और उन्होंने दिया था जो उनका बेसिक कंसेप्ट था कि सन और अर्थ के बारे में जो उनका कंसेप्ट था कि सन क्या है, अर्थ क्या है, वो जो वो चूँकि एस्ट्रोलॉजी का लिख चुके थे, उसी पे एक कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि सन अपने प्लेस पे कांस्टेंट होता है, सूर्य अपने जगह पे एक स्थान पे कांस्टेंट होता है, और पृथ्वी, अर्थ जो है उसके बाहर गतिशील है, चक्कर लगाता है, तो और सूर्य कांस्टेंट है। तो ये उनका ही कंसेप्ट था। उसके बाद आर्यभट्ट ने बहुत से ऐसे कठिन प्रश्नों को भी श्लोक, जो संस्कृत में श्लोक होते हैं, उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने सोल्व करने का प्रयास किया था। और अपने श्लोक में जैसे डेसिमल सिस्टम, आपका स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जितने भी एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। जैसे आप किसी भी चीज़ का एरिया अगर कि आपको कैलकुलेट करना है, सपोज हमको एरिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, या ट्रायंगल का, या फिर आप कह सकते हैं सर्कल का, स्फीयर का, आप कोन का, ये जितने भी हमको एरिया कैलकुलेट करना है वो आर्यभट्ट के द्वारा कैलकुलेट करने का जो एकदम इजी से इजी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उनका कंसेप्ट था। ऐसा नहीं कि आर्यभट्ट का जो कंसेप्ट दिया गया था वो बहुत टफ है। आप सभी भी जानते हैं कि आर्यभट्ट का जो भी कंसेप्ट हम लोग अभी भी यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो
अभी भी काफ़ी इजी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ। आप एरिया ऑफ अगर कि निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल लंबाई चौड़ाई आपस में मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रीथ को कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। एरिया आपको निकालना है तो ये इस एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर कि वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें आप ये कर दीजिए, उसके जो भी साइड्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो उनका जो कंसेप्ट था, जो भी कंसेप्ट दिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ कंसेप्ट था, इजी कंसेप्ट है। और उस कंसेप्ट को आज हम यूज करते हैं। जितने भी आप देखेंगे मैथमेटिक्स टीचर हैं या स्टूडेंट, ये सारे इजी प्रोसेस को ही करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने आर्यभट्ट ने अपने श्लोक के माध्यम से 30 ऐसे श्लोक दिए थे और उसको कैसे हमको एरिया कैलकुलेट करना है उस पर कंसेप्ट दिए थे। उसके बाद इनका और एक था कि हमको वर्गमूल कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट हमको कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे हम निकालते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस वाइज समझाए थे और वो उनका कंसेप्ट था। उसके बाद तो इस तरह से आर्यभट्ट का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं और ये शॉर्ट नोट्स में जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, उसके बाद आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और इसमें अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हमको जब फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट चल रहा है, तो इसमें आप देखिएगा कि इसका जो कंसेप्ट है एग्ज़ाम का, हम लोग पहले आपका इवैल्यूएशन होता था लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस में, लेकिन अभी क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है कि शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका इवैल्यूएशन किया जाए। तो जब इवैल्यूएशन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से किए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब किए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आर्यभट्ट के माध्यम से उनका, अब जैसे कुछ कंसेप्ट आपको दे दिया जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर का कंसेप्ट किसने दिया था, वो भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और एक चीज़, आर्यभट्ट का जितना भी मैथमेटिक्स कंसेप्ट दिया हुआ है, जितना भी आर्यभट्ट का कंसेप्ट दिया हुआ है, वो जो कंसेप्ट है उनका जो टीचिंग फार्मूला है, उनका जो टीचिंग फार्मूला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं एकदम मतलब साधारण से जटिल की ओर जाते हैं, एकदम सिंपल। ऐसा नहीं कि बहुत टफ, जैसे आप स्क्वायर ही निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो एक प्रोसेस इजी है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हमको निकालना है भाई एरिया ऑफ सर्कल, इसी वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत टफ कंसेप्ट दिया गया है, आपको निकालना है, आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। डायमीटर दिया हुआ है, उसका रेडियस आप उसको कर लीजिए, रेडियस में उसका जो एरिया हो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल, तो वहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये अब हम आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार और कर दे रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या देखें। जैसे आर्यभट्ट का जन्म पटना के निकट हुआ था और उसमें आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय एक पुस्तक लिखा गया था। और उस पुस्तक को आप जब देखें, पढ़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि आर्यभट्टीय इजी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें क्या किया था, उसमें चाहे नेट्स वगैरह पे अगर क्या अवेलेबल होगा तो आप देख भी सकते हैं। तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में, ज्योतिष चार्य वगैरह के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था। और जो पार्ट 2 है उसमें जनरल मैथमेटिक्स, एक शब्द यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जनरल मैथमेटिक्स कहने का मतलब अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब जो एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसके डेली लाइफ में यूज है। अब अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में यूज है, सबके लिए यूज है। जैसे आप मैथ्स में एम्स में लिखते हैं जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स, तो वहाँ पे भी आपको ये जनरल एम्स में जनरल मैथमेटिक्स का एम्स क्या है और
स्पेसिफिक एम्स क्या है, तो वो चीज़ वो कहने का मतलब एकदम जनरल एम्स वो दिए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 मैथ्स में उनका क्या था। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सारे चीज़ का आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये आर्यभट्ट के बारे में। अब हमको लगता है कि शायद आपको दिक्कत नहीं होगा, नोट्स भी आपको अवेलेबल कराया गया है और आप उसमें वीडियो भी आप देख सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर कि कोई दिक्कत आपको होगा तो आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और हमको जहाँ तक लगता है कि आर्यभट्ट के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है, और एक बार और आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। कुछ अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो फिर हम लोग इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आर्यभट्ट, एक तो इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में जब हम पढ़े तो आर्यभट्ट के बारे में पढ़े। उसके बाद एक इंडियन मैथमेटिशियन है, उसके बाद हमको पढ़ना है रामानुजम के बारे में। रामानुजम के बारे में आपको पढ़ना है कि रामानुजम का क्या कंसेप्ट था। तो इनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजम था और इनका जन्म तमिलनाडु की एक इरोद गांव था, छोटा सा गांव था साउथ में, वहाँ पे 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। और इनकी जो जाति थी, ब्राह्मण परिवार के घर जन्म लिए थे और इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर थी और बचपन से चूँकि गणित विषय में विशेष रुचि लेते थे एवं अपने दोस्त साथियों का मनोरंजन गणितीय पहेलियों एवं सूत्रों के द्वारा ही करते रहते थे तथा अध्यापक से गणित के बहुत से सवाल पूछा करते थे। मतलब एक मैथमेटिशियन में जिसको आप हायर इंटेलेक्ट बोल सकते हैं चाइल्ड में, इनका अपने स्कूल वगैरह में स्थान था। एक बार का एक स्टोरी है रामानुजम के बारे में। इनके टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और एक कंसेप्ट दिए कि किसी भी संख्या को एनी नंबर, मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड हम करते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिजल्ट आता है वो 1 आएगा। कंसेप्ट क्या था? सेम नंबर को सेम नंबर से हम अगर कि डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। लेकिन सारे बच्चे क्लास में टीचर के बात से सहमत थे कि और उसके बाद उनके टीचर ने एग्जाम्पल भी अच्छा प्रेजेंट किए। फॉर एग्जाम्पल 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक आप जाकर देखेंगे। किसी भी संख्या का जो लाइन नंबर होता है तो हम बात करते हैं लाइन नंबर पे, तो क्या होता है वहाँ पे प्लस इन्फिनिटिव से, चाहे वहाँ पे आप कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। मतलब हम अगर कि बीच सेंटर में अगर कि 0 रखते हैं तो 1 2 3 डॉट डॉट n, उसके बाद -1 -2 -3 डॉट डॉट -n। तो जो लाइन नंबर है उसका जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक, तो जितने भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट क्या आएगा? जितने भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, एक चीज़ कंसेप्ट समझिएगा, तो वो क्या रिजल्ट आएगा? 1 रिजल्ट आएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट सर के बातों से सहमत थे। लेकिन रामानुजम के बारे में बताया जाता है कि रामानुजम ने सर से एक प्रश्न पूछा कि सर ये तो ठीक है कि सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मेरा 1 आता है, लेकिन क्या हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी रिजल्ट मेरा 1 आएगा? तो टीचर भी इस प्रश्न सुनकर काफ़ी मतलब उनको लगा कि इस बच्चे में कोई प्रभाव है, तो उनका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे डगमगाया। तो और आप भी जान रहे हैं कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो ये उनके
हायर इंटेलेक्ट होने का एक एग्जाम्पल था। और उसके बाद फिर अक्सर वो प्रश्न पूछा करते थे शिक्षक से। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने चेन्नई में एक सिंपल जॉब किए। उसके बाद वहीं से जॉब करने के बाद